क्लास 10 का चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल का एक नया टॉपिक आयनिक कंपाउंड। हाँ बच्चों, आयनिक कंपाउंड। तो बच्चों आप लोगों ने केमिकल बॉन्ड देखे होंगे, आयनिक बॉन्ड देखे हैं आपने, केमिकल बॉन्ड देखे हैं यानी कोवलेंट बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्ड हमारे आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफर होता है तो बनते हैं आयनिक बॉन्ड, और इनसे बनने वाले कंपाउंड कहलाते हैं आयनिक कंपाउंड। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन में किसी अदर एटम से शेयर करते हैं, मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं कोवलेंट कंपाउंड। तो बच्चों आयनिक कंपाउंड जो होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं बच्चों। आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड का मतलब है यानी सच केमिकल बॉन्ड which are formed due to transfer of electron from one atom to another atom। यानी आयनिक बॉन्ड मतलब such chemical bond which are formed due to transfer of electron from one atom to another, from one atom to another atom, from one atom to another atom, and the compound are formed that is called ionic compound। तो ionic compound क्या होते हैं बच्चों? ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से होते हैं, यानी such chemical compound which are formed due to transfer of electron from metal to non metal, यानी जब मेटल से नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो बनते हैं आयनिक कंपाउंड। तो एक सबसे फेमिलियर आयनिक कंपाउंड हम ले लेते हैं जैसे कि कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट जैसे कि बच्चों मैंने आपको चैप्टर सेकंड में बताया था, कॉमन सॉल्ट जो फॉर्म होते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म होते हैं बाय एसिड एंड बेस, और कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को पता होगा सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है बच्चों वो 11 होता है। क्या होता है बच्चों? 11। तो सोडियम के पास हम देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सोडियम के देखें 281, यानी सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और मेटल की खासियत होती है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और बना लेगा सोडियम आयन, यानी ये बना लेगा केटायन। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं? ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकें, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। तो इसीलिए सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है बच्चों। इसके अलावा हम सेकंड जो एलिमेंट है यहाँ पर क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, और क्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होती है 287। क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहता है टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी क्लोरीन क्या करेगा? कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन अगर उसे मिल जाए तो वो अपने आप को स्टेबल कर लेगा और एनायन बना लेगा बच्चों। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है और एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करता है तो बनते हैं आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण स्ट्रांग होते हैं बच्चों। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कि दो अपोजिट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। जब दो अनलाइक चार्ज होते हैं तो वहां पे लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स। सोडियम क्लोराइड कोई मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये एक कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से बने हैं बच्चों। जैसे कि अब हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने देखा कि सोडियम के पास हमारा एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और क्लोरीन के पास हमारे 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर होगा क्या? इस सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चे? ट्रांसफर हो रहे हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल को ट्रांसफर होगा तो बनेंगे आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे Na पॉजिटिव एंड Cl
Cl पे हमारे 7 इलेक्ट्रॉन के खुद के थे और एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा आया दैट इज दिस क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा NaCl। आप इसको सिंपली हम NaCl भी लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली NaCl भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं नॉन मेटल को और बन रहे हैं हमारे आयनिक बॉन्ड यानी सॉल्ट कंपाउंड। अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जांपल जो हम देखते हैं कैसे उन्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं कुछ खास बातों के साथ। तो बच्चों देखते हैं कुछ आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल को कैसे फॉर्म होते हैं बच्चों। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं सोडियम ऑक्साइड। तो बच्चों सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और वो कैसे फॉर्म हुआ है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर सोडियम आयन बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन आपका लॉस हो जाता है एंड दैट इज 2 and 8। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होती है और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 नेगेटिव 2 और 8। तो यानी यहाँ पर सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है बच्चों। तो यहाँ हमने लिया सोडियम और हमने यहाँ पर 2 सोडियम लिए और दोनों पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ है ऑक्सीजन जिनको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन वो इस सोडियम से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से और बना लेगा Na2 पॉजिटिव यानी Na पॉजिटिव 2O नेगेटिव। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा Na2O। क्या बन गया बच्चों? Na2O। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों मैग्नीशियम की वैलेंसी आपको पता है 2 होती है क्योंकि मैग्नीशियम के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s8 है। इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर क्या बना लेता है Mg2 पॉजिटिव यानी 2 8 और केटाइन बना लेगा ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करना चाहता है। ऑक्सीजन की सिमिलरली जैसे कि मैंने भी बताया कि 2 और 6 है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो जाए और 2 और 8 यानी 2 नेगेटिव। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है बच्चों। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, वो एक इलेक्ट्रॉन इससे और एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीशियम से दोनों से लेने के बाद ये बना लेगा Mg2 पॉजिटिव। क्या बना लेगा बच्चों? Mg2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। तो ये बन गया हमारा MgO। क्या बन गया बच्चों? MgO एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी आप लोगों को पता है कितनी होती है बच्चों? 3। यानी इसके पास आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और मेटल अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस करते हैं और ये बना लेंगे एल्यूमिनियम केटायन यानी 2 और 8 ताकि ये अपने इनर्ट गैस को कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर सके, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। यानी एल्यूमिनियम से पता लगा है कि एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोराइड जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होने के बाद ये बना लेगा क्लोराइड आयन यानी इसे हम बोल सकते हैं 288। यानी यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं और वो 3 क्लोरीन को देना चाहता है बच्चों, 3 क्लोरीन को देना चाहता है। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन उसने इस क्लोरीन को दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये बना लेगा यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड Cl। Cl3 तो ये बन जाएगा हमारा AlCl3। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम फ्लोराइड। लिथियम जो है वो मेटल है, फ्लोराइड जो है वो नॉन मेटल है। तो यहाँ देखते हैं लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे जैसे लिथियम है तो लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ये इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आपका लॉस हो गया। इसके बाद हम क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड का होता है 9। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 7। यानी फ्लोराइड क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा और फ्लोराइड एनायन बना लेगा बच्चों। फ्लोराइड एनायन ऐसे इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाए, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए
तो यहाँ पे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है और फ्लोराइड यानी फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो वो एक लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा फ्लोरीन को, और ये बन जाएगा हमारा लिथियम फ्लोराइड। क्या बन जाएगा बच्चों? लिथियम फ्लोराइड। ये बन जाएगा LiF, लिथियम फ्लोराइड। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एटम अपने जो एटम है वो कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है नॉन मेटल को, एक हो या दो इलेक्ट्रॉन हो, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे मेटल से नॉन मेटल को तो बनेंगे हमेशा आयनिक कंपाउंड। तो बच्चों चलते हैं अब हम आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर, तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। स्क्रीनशॉट ले। तो बच्चों बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कि आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है बच्चों। तो नंबर 1 है हमारी आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड हार्ड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली वो सॉलिड होते हैं बट ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल मतलब दे ब्रेक इनटू पीसेस। जैसे कि हमने बोला क्यों सॉलिड होते हैं, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और हार्ड भी होते हैं बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। आयनिक कंपाउंड आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। हम ये भी कह सकते हैं क्यों सॉल्युबल होते हैं, क्यों? बिकॉज देयर अपोजिट चार्ज आयन ब्रेक बाय द अपोजिट पोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि आयनिक कंपाउंड के जो पोल्स होते हैं, जो अपोजिट चार्ज होते हैं, वो वाटर के अपोजिट पोल से ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं बच्चों। नोट करने वाली चीज ये है कि आयनिक कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, अल्कोहल, एथर। यानी एसीटोन, अल्कोहल इनके अंदर नमक डिसॉल्व नहीं होता। सपोज अगर शुगर क्रिस्टल और नमक सॉल्ट क्रिस्टल मिल जाए अगर पानी के अंदर, हाउ विल यू सेपरेट? You will be separated by using alcohol. Salt does not dissolve in alcohol. Understood बच्चों? तो ये चीज हम लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि वो वाटर के द्वारा ब्रेक हो जाते हैं बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो होगा ही। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं और अपोजिट चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा है, तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है बच्चों। Ionic compound have high melting point and boiling point because a considerable amount of energy required to break strong interionic attraction। दो opposite ions के attraction को तोड़ने के लिए एक considerable amount of energy, heat energy चाहिए। इसीलिए ionic compound का melting point, boiling point क्या होता है बच्चों? बहुत ज्यादा high होता है बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट नॉट इन सॉलिड स्टेट। कैसे? आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट मींस लिक्विड स्टेट। लिक्विड में ये अपने आयंस रिलीज कर देते हैं। क्यों? बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। हीट की वजह से अपोजिट चार्ज आयंस क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं और ये आयंस लिक्विड के अंदर क्या होते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। और जब आयन फ्रीली मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बच्चों। तो बोलते हैं ना सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक आयनिक कंपाउंड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नोट कीजिए। तो बच्चों बात करते हैं आयनिक कंपाउंड के बाद अब हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी मैंने आपको पढ़ाई थी और जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये जानना कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है। तो बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज नथिंग, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल in a vertical column in the order of decreasing reactivities is called reactivity series of metals। यानी यहाँ पर मेटल्स का एक अरेंजमेंट है जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रखा गया है।
नेक्स्ट थिंग कि इन रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट रिएक्टिव मेटल या मोस्ट मेटल प्लेस्ड एट द टॉप वेयर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड एट द most reactive metal is placed at the top और least reactive metal is placed at the bottom। तो बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारा यहाँ पर उसका नाम है पोटेशियम। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? पोटेशियम। तो एलिमेंट है हमारा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि ये टॉप पर होते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, lead, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, नेक्स्ट प्लेटिनम। तो पोटेशियम का सिंबल होता है बच्चों के, यानी ये एक लैटिन वर्ड कैलियम से लिया गया है, ये बात आपको पता है। सोडियम लैटिन वर्ड नेट्रियम से लिया गया है। कैल्शियम का सिंबल Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, जिंक का हमारा Zn, आयरन का हमारा फेरम यानी लैटिन वर्ड से लिया गया है। टिन भी एक लैटिन वर्ड लिया हुआ है स्टेनम। लेड प्लम्बम एक लैटिन वर्ड है Pb, हाइड्रोजन। एंड हमारा कॉपर जो भी लैटिन वर्ड है क्यूप्रम, मरकरी Hg, सिल्वर और गोल्ड। तो ये हमारे हैं कुछ एलिमेंट जिनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रखा गया है। हाइड्रोजन से जो भी एलिमेंट ऊपर होंगे वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल। और आपने देखा था कि ऐसे मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, तो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो बहुत तेजी से कंबाइन होते हैं। और ये हैं हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पर जो रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीजिंग हो रही है। यहाँ जो केमिकल रिएक्टिविटी हो रही है बच्चों वो क्या हो रही है? रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग करते हैं, तो जब हम डाउन ग्रुप जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज हमारी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। तो कैसे एलिमेंट को याद करें? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। आप तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना लो, तीन पहले ये याद कर लो, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, देन मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इस तरह से आप उनको रिमेंबर करेंगे। कुछ निमोनिक्स भी होती है जिनकी वजह से आप रिमेंबर कर सकते हैं। और इस रिएक्शन यानी ये रिएक्टिविटी सीरीज का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज्यादा रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी भी जो जिंक है, जिंक को जब कॉपर सल्फेट में रिएक्ट कराते हैं, जिंक हमारा जब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है यानी ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन होता है वो फेड हो जाता है, कलरलेस हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है वो रेड ब्राउन का अलग हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है और कॉपर हमारा अलग हो जाता है। तो ये रिएक्शन में देखेंगे जिंक जो है वो कॉपर से बहुत ऊपर है, जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लेकिन अगर यही रिएक्शन अगर आप देखें कि कॉपर अगर मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्ट करे तो क्या होगा? कॉपर जो है वो मैग्नीशियम से लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि मैग्नीशियम से वो बिलो है बच्चों। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन। तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज जहां पर हम देखते हैं कि कोई मेटल किसी दूसरे मेटल की तुलना में कितना ज्यादा रिएक्टिव है, कितना ज्यादा वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, या ऑक्सीजन एलिमेंट से कितना ज्यादा वो रिएक्टिव है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो टॉप मेटल हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और जो बॉटम दो मेटल होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो बच्चों बात करते हैं एक्वा रिजिया की। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो एक्वा रिजिया शुरू होने वाला है। बच्चों एक्वा रिजिया होता क्या है बच्चों? एक्वा रिजिया एक तरह का मिक्सचर है, एक कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ये बनाया जाता है इन द रेशियो ऑफ 3:1।
तो एक्वा रेजिया इज आल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर। एक्वा रेजिया को क्या कहा जाता है बच्चों? रॉयल वाटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है। रॉयल वाटर, तो ये होता है क्या है एक्वा रेजिया? इट इज ए हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। इट इज अ हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। ये बहुत ही हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, ठीक है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ, ये होता है क्या है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड, कैसा एसिड बेटा? कंसंट्रेटेड, जिसके अंदर एसिड का अमाउंट पानी के अंदर बहुत बहुत ज्यादा है। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चों? नाइट्रिक एसिड। तो ये मिक्सचर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। कितना रेशियो बच्चों? 3:1। 3:1। इस लिक्विड की खासियत क्या होती है? इट हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स। इट हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स लाइक नोबल मेटल्स, या ऐसे मेटल्स जो बहुत लीस्ट रिएक्टिव हो। नोबल मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इन मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है ये लिक्विड। इन मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है ये लिक्विड। तो ये एक्वा रेजिया है। एक्वा रेजिया कैसे बनाया जा रहा है बच्चों? एक्वा रेजिया दो एसिड का यूज करके बनाया जाता है। कौन कौन से दो एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। किस रेशो में? 3:1। 3:1। तो इन दोनों से एक लिक्विड हमारा तैयार किया जाता है। एक लिक्विड तैयार किया जाता है। दिस इज कॉल्ड रॉयल वाटर आल्सो। दिस इज कॉल्ड रॉयल वाटर। और ये जो रेशियो है, अगर आप इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 3 और 1 4, तो 4 में से 3 पार्ट हमारा जो है वो HCl। परसेंटेज के लिए आप 100 से इनटू, और ये है हमारा 1 पार्ट फ्रॉम 4, ये हमारा आ जाएगा 25 से 75, यानी 75% हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और 25% हमारा नाइट्रिक एसिड होगा बच्चों। तो जो एक्वा रेजिया आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? बाय यूजिंग 75% ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 25% ऑफ नाइट्रिक एसिड। इस रेशियो में आप ये लिक्विड तैयार करते हैं। और इस लिक्विड की खासियत है कि ये नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है। कई बार मेटल्स के ऊपर उनकी शाइनीनेस खत्म हो जाती है, चमकदार खत्म, उनकी जो चमक है वो खत्म हो जाती है, यानी उनके ऊपर डल अपीयरेंस आ जाती है। उस डल अपीयरेंस को रिमूव करने के लिए हम उसकी आउटर लेयर को रिमूव कर देते हैं बाय यूजिंग एक्वा रेजिया या रॉयल वाटर। अब हम बात करते हैं बच्चों एनोडाइजिंग की। कैसे एल्युमिनियम को हम एनोडाइज करते हैं कि उसके ऊपर एक थिक कोटिंग बनाते हैं ऑक्सीजन की टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी एनोडाइजिंग की। एनोडाइजिंग में क्या होता है? आपने देखा होगा जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड लेयर बना देते हैं। बट एल्यूमिनियम कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो कोरोजन नहीं होता, यानी एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं होता है। एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट होने के बाद भी कोरोड नहीं होता। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर जो बनाता है वो बहुत थिन होती है और वो कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। बट उसी लेयर को हम लोग और ज्यादा थिक बना सकते हैं बाय प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग। अब एल्यूमिनियम, आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट मेटल है बच्चों। आपने सुना होगा रूबी, सफायर, ये सब एल्यूमिनियम के ही और है बच्चों जिनसे एल्यूमिनियम आपको मिलता है, जैसे बॉक्साइट हो गया। तो एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, बट दिस इज यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि एल्यूमिनियम को हम लोग मान लेते हैं एनोड, यानी हम लोग एल्यूमिनियम को एक एल्यूमिनियम फ्रेश एल्यूमिनियम को हम लोग ले लेंगे एल्यूमिनियम रॉड एंड सेकंड हमारी कोई अदर इलेक्ट्रोड है दिस इज मेड ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी एंड दिस इज द एल्यूमिनियम। ये रॉड हमारी जो है वो एनोड है, सेकंड हमारी कैथोड है। और जब इसके अंदर हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है बच्चों?
सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर पास करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड से जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे जाके ऑफ होगी, यानी इट इज ऑफ एट दी एनोड, और यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और फॉर्म कर लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा बच्चों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा बच्चों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम क्या करता है? एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर तो बना तो लेता है, लेकिन हम उसको और ज्यादा थिक बनाने के लिए एनोडाइजिंग यूज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम फॉर्म ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ये बात आपको मैंने बता दी। एंड दिस इज अ नॉन पेनिट्रेटिंग लेयर होती है व्हिच प्रोटेक्ट इट कोरोजन, यानी जो इसे कोरोजन से बचाती है। इट इज अ नॉन पेनिट्रेटिंग लेयर, यानी एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो ऑक्साइड लेयर के बनाने के बाद भी कोरोड नहीं होता। और दिस लेयर कैन बी थिक विद द हेल्प ऑफ एनोडाइजिंग, और इस लेयर को हम बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और जब भी हमें फ्रेश एल्यूमिनियम चाहिए, एकदम फिनिश एल्यूमिनियम आर्टिकल चाहिए, तो हम इस ऑक्साइड लेयर को रिमूव कर देते हैं बच्चों। तो ये था हमारा एनोडाइजिंग प्रोसेस, ये था हमारा एनोडाइजिंग प्रोसेस। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बच्चों देखा आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल हमने देखे, आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने जाना रिएक्टिविटी सीरीज में कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कौन से मेटल लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि एक्वा रिजिया क्या होता है, रॉयल वाटर ही क्यों कहा जाता है, क्यों ये नोबल मेटल्स को डिसॉल्व कर लेता है, ये कंसंट्रेटेड HCl और HNO3 का रेशियो क्या होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि कैसे एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करता है अपने आप को कोरोजन से बचाने के लिए, और उसी ऑक्साइड लेयर को हम और ज्यादा थिक बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। थैंक यू सो मच बच्चों।